एजुकेशनल प्लेस पर एक बार फिर से। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आपकी जो बुक है BHDLA 138 की बुक है, जो उसकी इकाई 3 जो है एकांकी बहुत बड़ा सवाल, मोहन राकेश के द्वारा ये लिखी गई है। इस इकाई 3 को आज हम पढ़ेंगे। बहुत बड़ा सवाल एक एकांकी है जो मोहन राकेश जी ने लिखी है। इसको आज हम पढ़ेंगे और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं वो ये टॉपिक्स मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिए हैं। सबसे पहले हम इस एकांकी का कथासार पढ़ेंगे, उसके बाद कथ्य या अंतर्वस्तु, शीर्षक, संरचना सुलभ, संवाद योजना, प्रतिपाद्य। यही टॉपिक्स हैं जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कथासार पर चलते हैं। ये एकांकी जो है काफ़ी बड़ी है। एकांकी का वाचन दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़ा यहाँ पर इसका वाचन दिया गया है। आप इसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में इसे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो जो है लंबी हो जाएगी। तो हम सीधे कथासार पर चलते हैं। एकांकी का कथासार, यहाँ पर एकांकी का कथासार दिया है। आगे हम कथासार पर चलेंगे। काफ़ी बड़ी एकांकी है, देखिए इसमें अभी तक चल ही रही है ये। और हम कथासार पर इसे निकाल लेते हैं। एकांकी का कथासार ये रहा, एकांकी का कथासार। चलिए शुरू करते हैं। इस एकांकी में कथा और घटनाओं का नितांत अभाव है। पहली लाइन में बताया गया है कि कथा और घटनाएं बहुत कम है। इसमें लो ग्रेड वर्कर्स वेलफेयर सोसाइटी की एक बैठक को विषय बनाया गया है। बैठक की एक महत्वपूर्ण औपचारिकता को नज़रअंदाज करते हुए उसके एजेंडे से भी सदस्यों को पहले से अवगत नहीं कराया गया। तो पहले ही इसमें बता दिया गया है कि घटनाओं और कथा का नितांत अभाव है। और बैठक की जो एक औपचारिकता होती है, जिसके विषय के बारे में सभी सदस्यों को बताना होता है, वो भी नज़रअंदाज कर दिया गया है। उसके बारे में भी किसी को नहीं बताया गया। और बैठक की व्यवस्था स्कूल के एक छोटे से कमरे में की गई है, जिसमें ब्लैक बोर्ड को हटाकर कोने में रख दिया गया। इसमें अध्यक्ष के लिए मास्टर की मेज और सदस्यों के लिए बच्चों के डेस्क की व्यवस्था है। तो ये एकांकी का जो है शुरुआत है, रंगमंच है, जहाँ पर एकांकी होने वाली है। जो पहले पात्र हैं राम भरोसे और श्याम भरोसे कुर्सी मेज और डेस्कों से धूल झाड़ते हुए दिखाए गए हैं। श्याम भरोसे की शिकायत पर कितनी धूल क्यों उड़ाता है, राम भरोसे जवाब देता है। यहाँ पर ये पात्रों का आपस में जो है बताया गया। आगे बढ़ते हैं। संगठन के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में एक साधारण सदस्य कपूर को अध्यक्ष बनाकर बैठक आरंभ करने का प्रयास किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो संगठन का अध्यक्ष है वो भी अनुपस्थित है, तो उसकी जगह एक साधारण सदस्य है कपूर नामक, उसको जो है अध्यक्ष बनाकर बैठक आरंभ की जाती है। लेकिन भाइयों और बहनों के संबोधन पर आपत्ति की जाती है, जिस पर लंबी बहस चलती है। जैसे ही बैठक शुरू होती है तो भाइयों और बहनों के संबोधन पर आपत्ति की जाती है, फिर उस पर एक बहस चलती है। ऐसे ये एकांकी दोस्तों पूरी चलती है। एकांकी का कथासार था, आप इसे पढ़ लीजिएगा। और अब हम इसकी कथ्य या अंतर्वस्तु देखते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। कथ्य हर एक इकाई में आपको मिलेगा, और हर एक इकाई, हर एक कहानी, चाहे नाटक हो, निबंध हो, उसका कथ्य या अंतर्वस्तु आपको ज़रूर पढ़नी है। एग्ज़ाम की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। कथा के सार को पढ़कर आपने इसके अंतर्वस्तु के संबंध में कुछ अनुमान अवश्य लगा लिया होगा। वस्तुतः इस एकांकी में लेखक ने निम्न वेतनभोगी कर्मचारियों की मध्यवर्गीय रूप से निम्न मध्यवर्गीय मनोवृत्ति की कई कोणों से विश्लेषण किया है। पूरे देश में इस प्रकार के कर्मचारी एकजुट होकर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कभी सामूहिक संघर्ष नहीं कर सकते। वे आपस में ही लड़ते झगड़ते हुए एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं।
दूसरे की त्रुटियों की छानबीन करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि निम्न मध्यवर्गीय मनोवृत्ति, जो निम्न मध्यवर्गीय कर्मचारी हैं उनकी जो मनोवृत्ति है उस पर कटाक्ष किया गया है मोहन राकेश जी ने इस एकांकी के द्वारा। इस एकांकी की अंतर्वस्तु एक दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है आधुनिकतावादी भावबोध की अलगाव की भावना। प्रस्तुत एकांकी के सभी पात्र राम भरोसे श्याम भरोसे को छोड़कर अलग अलग व्यक्ति हैं जो एक दूसरे को अपना विरोधी मानते हैं। वे अपने अपने हितों को भी एक दूसरे से अलग मानते हैं। परस्पर ईर्ष्या-द्वेष उन सभी की एक समान विशेषता है। अवसरवादिता, अस्थिरता और अनिर्णय की अपनी स्थिति के कारण इस तथाकथित संगठन के सभी पात्र वृत्त समाज रूपी मशीन के पुर्जे बनकर रह गए हैं। और ये था इसका जो अंतर्वस्तु था जो हमने अभी देखा, आप इसे पढ़ लीजिएगा। अभी चरित्र विधान है, चरित्र विधान को हम नहीं पढ़ेंगे, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। अब सभी प्रवेश पर चलते हैं। प्रवेश किसी भी एकांकी कहानी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तो प्रवेश हम यहाँ पर जरूर पढ़ेंगे। अब तक आपने एक कहानी और एक निबंध के माध्यम से रचना युगीन परिवेश के महत्व से परिचय प्राप्त कर लिया है। यहाँ आप भारतीय समाज और राजनीति के 7वें दशक, विशेषकर इंदिरा सरकार के बनने के बाद के परिवेश का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो इस एकांकी में जो परिवेश है वो इंदिरा सरकार के बनने के बाद का परिवेश है। इस काल का स्पष्ट उल्लेख सत्यपाल नामक पात्र द्वारा एकांकी में हुआ है। एकांकी में सत्यपाल नामक पात्र ने इस काल का विशेष उल्लेख किया है। स्वाधीनता के बाद भारतीय समाज में जायज नाजायज सभी प्रकार की स्वतंत्रता की भावना को स्वच्छंदता के रूप में बढ़ावा मिला। 60 के बाद के दशक में यह प्रवृत्ति अत्यंत बलवती हुई। स्वाधीनता से पूर्व शिक्षित मध्य वर्ग के एक बड़े समुदाय में जो प्रगतिशीलता और जागरूकता की भावना थी वह स्वाधीनता के बाद धीरे धीरे कुंठित होने लगी। 60 के बाद उसमें और अधिक गिरावट आई। सरकारी नौकरियों में कार्यरत मध्य वर्ग, विशेष रूप से शिक्षित निम्न मध्य वर्ग में विशेष प्रकार की मानसिकता विकास हुआ। वह निम्न वर्ग के साथ अपना तालमेल बैठा नहीं सकता था और उच्च मध्य वर्ग की तरह उच्च वर्ग में प्रवेश करने की अपनी महत्वाकांक्षा को भी पाल नहीं सकता था। वह नीचे और ऊपर दोनों तरफ से कटकर अंतर्मुखी अर्थात अपने आप में सीमित और बंद होने लगा। जो निम्न मध्य वर्ग जो है वह तालमेल बिठा नहीं पाया अपने से निम्न वर्ग के साथ और अपने से उच्च वर्ग के साथ भी वह तालमेल बिठा नहीं पाया और इस तरह वो दोनों से कटकर अपना अलग थलग हो गया और अपना एक सीमित हो गया था। यही इसमें दिखाया गया है। आगे चलते हैं। अपने युगीन परिवेश के साथ किसी रचना में लेखक की अपनी मानसिकता का भी विशेष योगदान होता है। 1924 में जन्मे मोहन राकेश और 1925 में जन्मे हरिशंकर परसाई समकालीन रहे हैं, लेकिन अपने युगीन परिवेश के स्तंभ दोनों की मानसिक प्रतिक्रिया में पर्याप्त अंतर मिलेगा। परसाई में जहाँ एक गहन राजनीतिक चेतना, व्यवस्था के विरोध का तीखा सवर और सामाजिक प्रतिबद्धता मिलेगी, उसके दर्शन मोहन राकेश में नहीं होते हैं। तो ये दोनों लेखकों के बीच समकालीन होते हुए भी उनकी सोच में जो अंतर है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम शीर्षक पर एक नज़र डाल लेते हैं। आपके समक्ष पिछली इकाई में वैष्णव की फिसलन शीर्षक की व्यंग्यात्मकता पर विस्तार से विचार किया गया है। देखिए दोस्तों, ये जो वैष्णव की फिसलन है इससे पिछली ही इकाई है, इस पर हमारी वीडियो पहले ही आ चुकी है। आप चैनल पर जाकर इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, उसके बाद ही आप जो है अगली इकाई पढ़िएगा। वैष्णव की फिसलन की वीडियो हमने कल चैनल पर अपलोड कर दिया, आप उसे भी जाकर देखिएगा। चलिए इसे पढ़ते हैं आगे। यहाँ एकांकी के स्तंभ में बहुत बड़ा सवाल शीर्षक की सार्थकता पर विचार किया जा रहा है। वस्तुतः यह शीर्षक भी व्यंग्यात्मक है, जो एकांकी के अंतर्वस्तु को व्यंग्यामूलक बनाते हुए रचना के प्रतिपाद्य के साथ अत्यंत कुशलतापूर्वक जोड़ा गया है। इस एकांकी में सबसे बड़े सवाल के रूप में निम्न वेतनभोगी कर्मचारियों के माध्यम से शिक्षित निम्न मध्यवर्गीय मानसिकता पर कटाक्ष किया गया है। इनके बीच एकता का अभाव, अपने सामूहिक हितों के प्रति उदासीनता, उत्तरदायित्वपूर्ण वाद विवाद, एक दूसरे को नीचा और हीन दिखाने की प्रवृत्ति, संगठित संघर्ष की अक्षमता आदि को इस एकांकी में बहुत बड़ा सवाल शीर्षक के द्वारा रेखांकित किया गया है।
इसमें यही दर्शाया गया है कि जो निम्न मध्यवर्गीय कर्मचारी हैं उनकी मानसिकता पर कटाक्ष किया गया है। वो एक उदासीन है, एक दूसरे पर वाद विवाद करते हैं, नीचा दिखाने की उनकी प्रवृत्ति है और इस वजह से उनके कोई भी जो है संगठन जो बनाए जाते हैं उनके द्वारा, और जो संगठन जिस काम के लिए बनाए जाते हैं वो पूर्ण नहीं हो पाते। यहाँ पर ऐसा दर्शाया गया है। चलिए हम आगे चलते हैं और यहाँ पर हम आगे देखिए संरचना सिलेब थोड़ा हम देख लेते हैं। हम संरचना सिलेब देख लेते हैं। में भी यहाँ पर ये संरचना सिलेब है। आपने अब तक एक कहानी पूस की रात और व्यंग्य निबंध वैष्णव की सिलन की संरचना सिलेब पर विचार किया है। ये दोनों ही कहानी पूस की रात और व्यंग्य निबंध वैष्णव की फिसलन की वीडियो चैनल पर पहले ही अपलोड कर दी गई है। आप वहां से जाकर इन्हें देख सकते हैं। तो इसे पढ़ते हैं। यहाँ आप एक एकांकी के संरचना सिलेब पर विचार करने जा रहे हैं। वैसे तो आपने देखा होगा कि कहानी और निबंध में भी पात्रों के वार्तालाप में संवाद योजना की जाती है, लेकिन इन विधाओं में संवादों का महत्व पर्याप्त गौण होता है, जबकि एक दृश्य और विशेष रूप से रंगमंचीय विधा होने के कारण एकांकी के लिए संवाद बहुत अधिक महत्व रखते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि एकांकी जो है दृश्य और रंगमंचीय विधा है, तो इसमें जो संवाद है उनके से ही ये आगे बढ़ती है और संवाद इसमें बहुत अधिक महत्व रखते हैं। नाटक और एकांकी की पूरी संरचना ही संवादों पर निर्भर करती है। इसलिए एकांकी के संरचना सिलेब को भाषा और शैली के दो अलग अलग भागों में बांटकर समुचित ढंग से विवेचित विश्लेषित नहीं किया जा सकता। रचना के ये दोनों उपकरण एकांकी में संवाद अंग बनकर आते हैं। अंत इसकी भाषा और शैली के स्वरूप में काफ़ी अंतर आ जाता है। नाटकीय संवादों की भाषा में पद रचना, वाक्य रचना के स्तंभ में व्याकरण के नियमों की पर्याप्त अपेक्षा मिलेगी। इसके साथ ही अनुतान लहजा जिसे बोलते हैं, बलाघात, दो शब्दों के बीच का अंतराल, विराम चिन्हों, मनोभाव सूचक चिन्हों आदि के प्रयोग से भाषा में अभिव्यक्ति को अधिक प्रभावशाली बनाया जाता है। तो इसका संरचना सिलेब अब रंगमंचीयता देख लेते हैं। एकांकी की प्रथम और मूलभूत विशेषता है उसकी रंगमंचीयता की। उसका रंग जो उसका मंच है वो किस तरह से सजाया गया है, रंगमंच पर ही एकांकी होती है। इस संबंध में मोहन राकेश की मानता है कि लिखा गया नाटक एक हड्डियों के ढांचे की तरह है, जिसे रंगमंच का वातावरण ही मांसलता प्रदान करता है। इस एकांकी का रंगमंच अत्यंत सादा, सहज और स्वाभाविक है, जिसके लिए किसी साज सज्जा सामान के तामझाम की जरूरत नहीं। मंच के रूप में स्कूल का एक कमरा है जिसमें ब्लैक बोर्ड को कोने में रखकर मीट के लिए जगह तैयार की गई है। तो जो एकांकी का रंगमंच है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस एक स्कूल का छोटा सा कमरा है, उसमें ही जो है रंगमंच सजाया गया है। अध्यक्ष के लिए मास्टरी कुर्सी मेज और सदस्यों के लिए बच्चों के डेस्क को झाड़ पोंछ कर तैयार कर दिया गया है। सामने दीवार पर बहुत बड़ा नक्शा लटका रहा है। कमरे में आने जाने के लिए दोनों तरफ दरवाजे हैं। रंगमंच तैयार करने के लिए किसी विशेष प्रयास की जरूरत नहीं है। तो एकांकी का जो रंगमंच है वो काफ़ी सरल सहज है, इसमें कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया रंगमंच को तैयार करने के लिए। और हम संवाद योजना पर आ जाते हैं। संवाद योजना एकांकी का प्राण है, उसमें सहज स्वाभाविक संवादक योजना। इस एकांकी में मोहन राकेश ने आजमाई हुई तमाम सारी रंगमंचीय युक्तियों को छोड़कर अपने संवाद कौशल का चरमोत्कर्ष प्रकट किया है। नाटक एकांकी के संवाद अत्यंत चुस्त, दुरुस्त और छोटे होने चाहिए, इनसे पात्रों की मनोदशा भी अच्छी तरह व्यक्त हो सके। इसके साथ ही रंगशाला में उपस्थित दर्शकों पर भी उनका पूरा प्रभाव पड़ना चाहिए। वे यह न समझें कि नाटक देख रहे हैं, जीवन में साक्षात उपस्थित वास्तविक क्रियाकलाप की सच्ची अनुभूति दर्शक कर सकें। यह महत्वपूर्ण कार्य संवादों के माध्यम से ही पूरा हो जाता है। इस कौशल का परिचय लेखक ने एकांकी आरंभ से इस प्रकार दिया। तो ये इसकी संवाद योजना है एकांकी की, आप इसे भी पढ़ लीजिएगा। और इस तरह ये एकांकी में एक प्रतिपाद्य रहता है, इसे भी देख लेते हैं। पूस की रात कहानी और वैष्णव की फिसलन शीर्षक व्यंग्य निबंध के प्रतिपाद्य अध्ययन करने के बाद आपने प्रतिपाद्य के शाब्दिक अर्थ और उसके आशय को अच्छी तरह समझ लिया होगा। यहाँ हम मोहन राकेश के महत्वपूर्ण एकांकी बहुत बड़ा सवाल के प्रतिपाद्य पर विचार करने जा रहे हैं।
इस शीर्षक की उपयुक्तता और प्रासंगिकता पर विचार करते हुए हमने एकांकी के प्रतिपाद्य की ओर भी संकेत किया था। इस प्रक्रिया में हमने देखा था कि शिक्षित निम्न मध्य वर्ग के सामने उपस्थित बड़े बड़े सवाल लेखक के सामने उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितना बड़ा सवाल उस वर्ग का स्वयं का चरित्र है। इस चरित्र का उद्घाटन ही एकांकी का मूल प्रतिपाद्य है, जिसे एकांकीकार ने शिक्षित निम्न मध्य वर्गीय पात्रों की वार्ता के माध्यम से संपन्न किया है। तो इसमें बताया गया है कि जो निम्न मध्य वर्ग है उसके जो बहुत बड़े बड़े सवाल हैं वो इस यहाँ पर जो है लेखक के लिए, नाटककार के लिए बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन उनका जो चरित्र है स्वयं का वो एक बहुत बड़ा सवाल है। उनका जो कर्मचारियों का चरित्र जो है वो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए इसका जो नाम मोहन राकेश ने जो इस शीर्षक जो दिया है बहुत बड़ा सवाल, वो उनको कर्मचारियों के चरित्र को लेकर यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल रखा गया है। तो ये प्रतिपाद्य था, आप इसे पूरा पढ़ लीजिएगा। तो ये इकाई जो है यहाँ पर आपकी समाप्त हो गई है, सारांश आ गया है। तो ये इकाई यहाँ पर समाप्त हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही और वीडियो आपको मिलती रहें। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को। और इससे पहले की जो 2 इकाई हैं BHDLA 138 बुक की इकाई 1 जो फूस की रात और इकाई 2 निबंध है वैष्णव की फिसलन, उसकी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप उन्हें भी देख सकते हैं जाकर। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।